हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कई बार प्रश्न आते हैं। सैद्धांतिक तौर पर स्थिति राष्ट्रपति की अलग है और व्यवहार में राष्ट्रपति एक अलग तरह से अपनी स्थिति इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर रखता है। तो सिद्धांत और व्यवहार में क्या अंतर है, वो अंतर हमें तभी पता चल पाता है जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। हम लोगों को ये भी पता है कि हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के कारण रियल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जबकि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट किस प्रकार से नॉमिनल हेड रहते हुए अपने पावर्स को यूज करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको कौन कौन से पावर्स दिए हैं, उन पावर्स के बेस पर उसका स्टेटस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या रहता है, वो सब हमें पता चलता है जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो उसी को हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम मोटे तौर पर देखें सबसे पहले समरी के रूप में, तो हम देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को जितने पावर्स दिए गए हैं उनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, उनका वर्गीकरण किया जा सकता है अलग अलग कैटेगरियों के अंदर। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्स, प्रेसिडेंट की जो पावर्स है, कुछ पावर्स ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटिव से जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम कहते हैं ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यपालिका शक्तियां। प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स ऐसी हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताई गई हैं जो कि लेजिस्लेचर से जुड़ी हुई है, उनको हम लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं, विधायी शक्तियां कहते हैं। प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स ऐसी हैं जो फाइनेंशियल मैटर से जुड़ी हुई हैं, तो वो फाइनेंशियल पावर्स कहलाती है। इसके बाद प्रेसिडेंट की कुछ पावर्स ऐसी हैं जो जिनका प्रयोग वो जुडिशियल एरिया के अंदर करता है, तो ये उसकी जुडिशियल पावर्स कहलाती हैं। कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड है, सैनिक शक्तियों, सैन्य क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम उसको कहते हैं ये राष्ट्रपति की सैनिक शक्तियां हैं। और कुछ पावर्स प्रेसिडेंट की ऐसी है जो डिप्लोमेट एरिया के अंदर या डिप्लोमेटिक फील्ड के अंदर उससे कंसर्न रखती है, तो ऐसी पावर्स को हम कहते हैं वो राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स है। तो ये कुछ कुल मिलाकर 6 प्रमुख कैटेगरियां हम डिवाइड कर सकते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स की जनरल कंडीशन के अंदर। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को एक स्पेशल पावर और दे रखी है, और उस स्पेशल पावर को हम जानते हैं इमरजेंसी पावर्स के रूप में, जो कि आपको पता है आर्टिकल 352, 356 और 360। इन 3 आर्टिकल्स के बेस पर प्रेसिडेंट जो है वो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है या इमरजेंसी पावर्स का यूज करता है। तो ये एक और हम अलग अलग इन 6 जो जनरल कंडीशन की पावर से, इसके अलावा ये एक और कैटेगरी बता सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत। ठीक है, अब एक नई चीज जो हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं, ये सारी शक्तियां जो हैं, ये जितने भी पावर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताए गए हैं, लेकिन इसके अलावा राष्ट्रपति स्वविवेकी शक्तियों का प्रयोग भी करता है, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर। इन स्वविवेकी शक्तियों का उल्लेख आप लोग ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी राष्ट्रपति को यह नहीं कहा गया है कि आप अपने विवेक का प्रयोग करके इन कंडीशंस में अपने विवेक का प्रयोग करके ये डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ये ट्रेडिशनली डेवलप हुई हैं। ध्यान रखना, ये जो स्वविवेकी शक्तियां हैं ये ट्रेडिशनली डेवलप हुई हैं, तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ना होते हुए भी राष्ट्रपति कुछ कंडीशन के अंदर अपने विवेक का प्रयोग करते हुए कुछ निर्णय लेता है। उन्हीं निर्णयों के आधार पर हम कहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ स्वविवेकीय शक्तियां भी है। तो मोटे तौर पर ये कुछ कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर्स हैं और जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, और कौन सा एरिया है जहां पर वो स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता है। अब वन बाय वन हम चलते हैं एक एक एरियाज के अंदर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां क्या हैं। देखिए,
जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। लेकिन आर्टिकल 53 के अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियां इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को रन करने के लिए जितनी भी कार्यपालिका शक्तियों की आवश्यकता होगी, वो सारी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति उनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यहां पर देखिए अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट का मतलब क्या है, यहां सबऑर्डिनेट का मतलब हम लोग ले सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से, है ना। तो ये यानी कि आर्टिकल 53 ही स्पष्ट कर रहा है एक तौर पर कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का है, सारी कार्यपालिका शक्तियां तो उसके पास है, लेकिन उसका प्रयोग वो किसके माध्यम से करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स के माध्यम से करेगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम एग्जीक्यूटिव पावर्स के तहत बता सकते हैं। अब एग्जीक्यूटिव पावर्स में वो और क्या क्या काम कर सकता है, तो उसको हम यहां पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कह रहे हैं राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स के तहत अपॉइंटमेंट करने की शक्ति है, नियुक्तियां करने का उसका अधिकार है, वो विभिन्न पदों पर अपॉइंटमेंट करता है। अब वो कौन कौन सी पोस्ट है और उसकी कंडीशन क्या क्या है उसको हम यहां पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 74 और 75 की। आर्टिकल 74 और 75 के अंदर ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल होगा और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो इन दोनों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो अधिकार राष्ट्रपति का है। हम लोग क्या बता सकते हैं कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर, यहां ध्यान रखना रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति की चॉइस की बात नहीं कर रहे हैं। पहले तो वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुशंसा रिकमेंडेशन के बेस पर वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब यहां पर देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ कहा गया है कि लोकसभा जो लोअर हाउस है, उस लोअर हाउस में जो मेजोरिटी वाली पार्टी है, जिस दल को बहुमत मिलता है, वो बहुमत दल अपना एक लीडर सेलेक्ट करेगा, यानी कि मेजोरिटी पार्टी के द्वारा अपना एक लीडर चुना जाएगा और उसी लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए बाउंड है प्रेसिडेंट। यानी कि आप यहां ध्यान रखिए कि प्रेसिडेंट की अपनी कोई चॉइस नहीं है कि कौन प्राइम मिनिस्टर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसको करेगा, जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कि मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट के पास है और फिर उस प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर पूरे मिनिस्टर्स या कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखो ये तो है बिल्कुल क्लियर जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बता रखा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि प्रेसिडेंट के पास कुछ स्वविवेक की शक्ति है, तो यहां पर वो अपनी एक स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है जो कि कंडीशनल है, जो कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको पता है आजकल इंडिया के अंदर हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था, और बहुदलीय व्यवस्था के कारण पिछले कुछ दशकों से हमारे यहाँ पर हंग पार्लियामेंट बन रही है। हंग पार्लियामेंट का मतलब जिसको हम कहते हैं कि त्रिशंकु संसद। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, अभी तो हमारे यहाँ पर कोलिएशन गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन लास्ट सेंचुरी के लास्ट डिकेड के अंदर जब कोलिएशन नहीं बने थे, गठबंधन सरकारें नहीं बनी थी, सारी पार्टियां इंडिविजुअल फाइट करती थी, तो ऐसे बहुत सारे अवसर आए थे जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा कि जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है लोकसभा में, उसके नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन यदि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिले, ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री कौन होगा, इस स्पेशल कंडीशन के अंदर यह राष्ट्रपति का स्वविवेक, वो अपने विवेक के आधार पर तय करता है कि कौन सा दल एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है, स्थायी सरकार दे सकता है, कौन सा दल अथवा कौन सा गठबंधन, मतलब कोलिएशन, कौन सी पार्टी या कौन सा कोलिएशन एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता है,
उसके लीडर को वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर अपॉइंट कर सकता है। तो ये उसकी स्वविवेकी शक्ति है प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने को लेकर। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जब क्लियर मेजोरिटी होती है किसी भी पार्टी को, तब तो कॉन्स्टिट्यूशन साफ कहता है कि मेजोरिटी पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर अपॉइंट करेगा। लेकिन जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति जो है वो अपने स्व विवेक का प्रयोग करके ये देखता है कि कौन सा दल या कौन सा गठबंधन एक स्थायी सरकार दे सकता है, उसी के नेता को वो प्रधानमंत्री के पद पर आमंत्रित करता है। तो इस रूप में हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहां पर हमने कहा है कि मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यह भी कहा गया है कि ये सारे मंत्री प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया है। हम अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत तक ये मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि इन मंत्रियों को समय से पहले बर्खास्त भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन वो रिकमेंडेशन कौन करेगा? वो प्राइम मिनिस्टर करेगा। लेकिन ऑफिशियली या हम लोग कह सकते हैं कि संवैधानिक तौर पर मंत्रियों को पद से हटाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद से जुड़ी हुई कुछ शक्तियां जो हम यहां पर बता सकते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 76 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। ये भी आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की, अटॉर्नी जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। लेकिन उस पर भी रिकमेंडेशन किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन होती है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात और भी कही गई है कि राष्ट्रपति न केवल अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करेगा, बल्कि उसको ओथ और अफर्मेशन भी दिलाएगा, उसको शपथ भी दिलवाएगा। और साथ ही साथ महान्यायवादी का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो कार्यकाल भी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक निर्भर करेगा। यानी कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसे समय से पहले हटा भी सकता है। प्रेसिडेंट की इच्छा पर्यंत तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। तो ये एक दूसरी बात नियुक्तियों और पद विमुक्ति के संबंध में। पहले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की नियुक्ति, फिर हम बात कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं गवर्नर्स। हमारे यहाँ पर जितने भी स्टेट्स हैं, उन सारे स्टेट के गवर्नर्स, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर भी वो बाउंड है, जिन नामों की रिकमेंडेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से आती है, उन्हीं व्यक्तियों को राज्यपाल की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है। तो ये तो हो गया स्टेट के अंदर जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। लेकिन आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं, दिल्ली, पौंडीचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन तीनों यूनियन टेरिटरी के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल, जिसको हम उपराज्यपाल कहते हैं, उन उपराज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और रिमेनिंग जो हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरी है, उनके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासक होते हैं, उन प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, इन सब की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। फिर हम लोग कह सकते हैं हमारे यहाँ पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, और साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन बनता है हर 5 साल के बाद, वित्त आयोग। तो इनके चेयरमैन कौन होंगे और इनके मेंबर्स कौन होंगे, यानी कि यूपीएससी और फाइनेंस कमीशन, इन दोनों के मेंबर्स और इनके चेयरपर्सन्स को भी अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। लेकिन फिर वही बात, उसका अपना स्व विवेक नहीं होता है, वो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिकमेंडेशन पर इनको अपॉइंट करता है। अगली बात हम कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ और जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। और लास्ट बात यहां पर हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 के अंदर जो प्रोविजन किया गया है उसके तहत इस पद पर भी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति का है, जो कि वो प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद की सिफारिश पर करता है। तो ये कुछ प्रमुख शक्तियां हैं जो केवल अपॉइंटमेंट से जुड़ी हुई है, जो कि प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स के तहत हम समझ सकते हैं।
इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स के तहत इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी कुछ पावर्स रखता है। आर्टिकल 78 के अंदर एक बात कही गई है, आप यहाँ पर दो प्रमुख वर्डों पर एम्फेसाइज कर सकते हो। सबसे पहली बात, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री कौन है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधान, तो उस वास्तविक कार्यपालिका प्रधान से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, पहला एस्पेक्ट क्या हम ले रहे हैं इसमें? प्रशासनिक कार्य, और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स, विधायी प्रस्ताव, जो कि संसद के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, तो इन दोनों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। ये ध्यान रखना, ये सूचना मंगाने का काम राष्ट्रपति का है, वो ये उसका अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से किसी भी प्रशासनिक कार्य या किसी भी विधायी प्रस्ताव से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपनी जानकारी के लिए मंगवा सकता है। आर्टिकल 78 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है। इसी तरह एक और बात की गई है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम करती है। आपको पता है संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर सरकार जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है, और इसी सामूहिक उत्तरदायित्व में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सभी लोग, पूरी मंत्रिपरिषद मिलजुल कर निर्णय लेती है, मिलजुल कर काम करती है। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद में कोई मंत्री स्वयं अपने लेवल पर निर्णय ले ले, यानी कि मंत्रिपरिषद अगर किसी मंत्री के विभाग के निर्णयों का अनुमोदन ना करे, कोई मंत्री खुद अपने लेवल पर वो निर्णय ले ले, तब उस निर्णय से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है, प्राइम मिनिस्टर से डिमांड कर सकता है कि ऐसे फैसले भी मुझे उसकी रिपोर्ट भी मुझे आप फॉरवर्ड करो या प्रेषित करो। साथ ही साथ यहाँ एक चीज और हम ऐड कर सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ये कहा जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा कि आप किसी पब्लिक इशू के विषय पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कशन करो और उस डिस्कशन के बाद में कोई निर्णय लो, यानी कि मंत्री परिषद में सार्वजनिक विषयों पर चर्चा करने के लिए भी राष्ट्रपति के द्वारा कहा जा सकता है। तो ये एक और हम उसकी सूचनाओं से रिलेटेड बात बता सकते हैं। और जब ये डिमांड राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तो ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है, ध्यान रखना मैं ड्यूटी वर्ड पर एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति जो जानकारियां मांग रहा है उन जानकारियों को वो राष्ट्रपति तक पहुंचाए। तो ये पहला हम लोग बता सकते हैं, राष्ट्रपति की नियुक्तियों से जुड़ी हुई शक्ति और इंफॉर्मेशन मंगाने की से संबंधित शक्ति। तीसरी बात हम लोग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई। राष्ट्रपति जो है वो नॉमिनल हेड होने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुई पावर्स भी रखता है। अब हमारे यहाँ जितने भी यूनियन टेरिटरी है, अभी हमने कहा था उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स या उनके लेफ्टिनेंट जनरल्स की नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इसी बेस पर हम कह रहे हैं कि इन सारी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन भी राष्ट्रपति के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, थ्योरेटिकली, सैद्धांतिक तौर पर। और दूसरी बात यहाँ पर हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कर सकता है। हमारे यहाँ आप जानते हो कि कास्ट के बेस पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बैकवर्ड क्लास भी है, ट्राइबल कास्ट भी है। तो ऐसे एरियाज को वो शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, और इन शेड्यूल्ड एरिया या ट्राइबल एरिया का अलग से एडमिनिस्ट्रेशन करने का पावर भी प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। तो ये भी उसकी एक और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के अंदर हम यूज में ले सकते हैं। फिर अगली बात हम लोग कर सकते हैं कि कुछ कमीशंस से रिलेटेड पावर्स भी हैं, जैसे अभी हमने अपॉइंटमेंट के अंदर देखा था, वो यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को और उनके चेयरपर्सन को अपॉइंट करता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो शेड्यूल्ड कास्ट है या जो ट्राइबल्स हैं या जो बैकवर्ड क्लास है, इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके उत्थान के लिए आयोग का गठन करना, फॉर्मेशन करने का राइट्स भी प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट को अगर लगता है तो वो इन एरियाज के अंदर इन कैटेगरीज के अपलिफ्टमेंट के लिए आयोगों का गठन कर सकता है, और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पर इस प्रकार के आयोग बने हुए हैं। तो ये एक और उसकी एग्जीक्यूटिव पावर हम लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट अगली बात हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं, इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला देश है, संघात्मक राज्य, और संघात्मक राज्य को मजबूती देने के लिए क्या जरूरी है, उसकी जितनी भी यूनिट्स है, इकाइयां हैं, उन इकाइयों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे
और उनके बीच में एक यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। ये सब कब होगा? जब उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ऐसे यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए, उनके बीच के यूनिटी को और मजबूत करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको हम कह रहे हैं अंतरराज्यीय परिषद, उस परिषद की नियुक्ति का अधिकार भी प्रधान राष्ट्रपति के पास है। मतलब राष्ट्रपति अगर चाहे, हालांकि इसका गठन हो चुका है, लेकिन मैं प्रीवियस कंटेक्स्ट में बता रहा हूं कि राष्ट्रपति जो है वो अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करने की भी शक्ति रखता है, जो कि उसकी कार्यपालिका शक्ति के अंदर काउंट होती है। एक आखिरी बात जो उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर हम कर सकते हैं वो ये कि प्रेसिडेंट जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको कंट्रोल और मॉनिटरिंग करने का पावर भी रखता है टाइमली। मतलब ये सामान्य परिस्थितियों की बात नहीं कर रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट को लगे कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ चुके हैं, कंडीशन वर्स्ट हो रही है या कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है और उनकी मॉनिटरिंग भी कर सकता है। तो ये कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो कि हम आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। स्पष्ट रूप से केवल प्रधानमंत्री की नियुक्ति में कुछ परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है वो स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है, बाकी ये सारी शक्तियां जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ये हुआ हमारा पहला एरिया, राष्ट्रपति की कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर्स।